यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस इंटरसेक्टिंग द लाइन्स दिस। ठीक है, एक एक कंडीशन जो जो दी हुई है उसको लिख लो। और मैंने कहा था कभी भी 3D के क्वेश्चंस आए ना तो पहले एक रफ ग्राफ बना लिया करो जो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई एक पासिंग पॉइंट आपको गिवन है, प्लेन के पैरेलल में है, तो ऐसे रफ सा स्केच बना लिया कि ये है हमारे पास वो प्लेन जिसकी इक्वेशन है x + 2y - z - 5 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, और इस प्लेन के पैरेलल में एक आपकी लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी ये कोई लाइन है जो प्लेन के पैरेलल चल रही है। इस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, दैट पासिस थ्रू -4 3 एंड 1 इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस। इस किसी और लाइन के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपकी कोई गिवन लाइन है। ठीक है, अब देखो ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन, समझ आ रही है मेरी बात। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिस पे क्वेश्चन मार्क है, जिसकी इक्वेशन निकालनी है। गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और गिवन प्लेन के क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन से क्या रिजल्ट आएगा। जब दो लाइंस आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन होती है तो क्या रिजल्ट होता था, ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में लिखवाया हुआ है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। तो पहले मैं बता देती हूँ कि दो लाइंस कौन कौन सी थी। जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स डी वेक्टर, इस तरह से लेते थे। तो कंडीशन आपके पास होती थी कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग, या कॉप्लेनर की भी यही कंडीशन होती थी, क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक प्लेन में ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों के लिए सेम है, चाहे इंटरसेक्टिंग होता था चाहे कॉप्लेनर। क्या कंडीशन थी, स्केलर ट्रिपल ऑफ C - A विद B एंड D दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन्स कि जो आपके पासिंग पॉइंट वाले वेक्टर है ना उनको माइनस कर दो, पहले का डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और इनकी स्केलर ट्रिपल इक्वल टू क्या चलेगी, 0। ठीक है, अगर मैं इसको कार्टेशियन में लिखूं तो ये कंडीशन है डिटरमिनेंट C - A मतलब x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, दैट इक्वल टू 0। इस रो में डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन की और इस वाली रो में डायरेक्शन रेशियो किसकी, सेकंड लाइन की। तो अगर आप कंडीशन मतलब देखना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आपका मन करे B1 B2 B3 C1 C2 C3 या D1 D2 D3 कुछ भी लिखो, नाम क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं पहली लाइन की, डायरेक्शन रेशियोज हैं दूसरी लाइन की, और ये है पासिंग पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन, और ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या चले, 0 चले। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन थी। और एक अब ये कंडीशन, जब एक लाइन एक प्लेन को पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है कि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के ऊपर भी क्या होगा, नॉर्मल। इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन क्या रहेगी कि नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी और जो आपकी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चलेगी, 0 चलेगी। तो हम सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं, कंडीशन समझ आ गई, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट गिवन हो तो ये यूज़ करना है, और जब लाइन प्लेन पैरेलल हो तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो के साथ इक्वल टू 0 करनी है। दैट मीन्स कि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियो और लाइन की डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चलेगी, 0 चलेगी। ठीक है, अब समझो, अब हमें जो लाइन निकालनी है उसके लिए हमें पासिंग पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियो हम सपोज कर लेते हैं A B और C। ठीक है, यानी इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो मैंने मान ली A B C। क्लियर होगी बात। और प्लेन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कौन है, 1 2 और -1, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ गई ये। अब पहला रिजल्ट, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है गिवन प्लेन के, इसलिए रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो A और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 चलेगी। A B 2 के साथ
सी -1 के साथ दैट इक्वल टू 0, यानी a + 2b - c = 0। तो पहला रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। ये कंडीशन यूज़ करी पैरेलल टू द प्लेन, काम ख़त्म। अब क्या है, जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब रिक्वायर्ड लाइन की ना इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, फिर बाद में कंडीशन यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशंस लिखवा देती हूँ। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी, x माइनस पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, -4 अपॉन में डायरेक्शन रेशो a सपोज कर ली, y -3 अपॉन b और z -1 अपॉन c, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और गिवन लाइन जिसको वो इंटरसेक्ट करती है उसकी इक्वेशन लिख लो, x + 1 अपॉन -3, y -3 अपॉन 2 और z -2 अपॉन -1, ये दूसरी। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट है, देयरफॉर सिंस लिख लो आप पहले, सिंस 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग, ये आपको गिवन है, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताई थी किस किस की, पासिंग पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन और नीचे डायरेक्शन रेशोज। तो 1 - -4, सो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से पासिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं, पासिंग पॉइंट अपना रफ में लिख लेना, इसको 1 मत समझना। पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -1 और इसमें पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, तो -1 -4 करना है। समझ आ रही है बात, माइनस में जो लिखा होता है ना, जैसे x -1, तो ये है पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट से पासिंग पॉइंट माइनस कर रहे हो तो -4 आएगा। 3 - 3 2 - 1 और नीचे a b c और इसमें आएगा -3 2 और -1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और देखो क्या आता है इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको रब कर देते हैं, डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है जस्ट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही है आपकी -1 + 3 -1 + 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ, दैट इज़ +3 3 - 3 0 2 - 1 1 a b c -3 2 और -1, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ से आपका ये बन गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 × में -b -2c, 0 के साथ कुछ भी आए वो तो 0, -1 × में 2b -3, अरे 2a है ये, 3b दैट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना। 3 × में -b -2c 0 1 2a माइनस प्लस हो जाएगा 3b। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3b -6c -2a -3b दैट इक्वल टू 0। अब कहीं गड़बड़ हुई है, प्लस माइनस में -3 2 -1 लिख दिया और 1 -1 -4 +3 हो गया, 3 -3 0 हो गया, 2 -1 1 हो गया। ये तो ठीक है, यहाँ पे -b और -2c -0, ये भी करेक्ट है। इसको चेक कर लो भाई एक बार। हाँ जी, ये माइनस का नहीं प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आएगा तो ये आपका प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 3b से 3b कैंसिल और यहाँ से 2a = 6c यानी a = 3c। ये इक्वेशन आ गई। एक कंडीशन, एक इक्वेशन आपकी नंबर 1 ये थी, नंबर 2 आपकी ये आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। a की वैल्यू 3c है, यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। a की वैल्यू 3c + 2b -c = 0 यानी 2b + 2c = 0 यानी b = -c। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू 3c, b की वैल्यू -c, यानी अगर मैं रेशो देखूँ a b और c वाली रेशो, ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3c
b की वैल्यू क्या आ रही है -c, और c आपका तो c ही रहेगा, तो मैंने c में कन्वर्ट कर दिया 3 -1 और 1। तो आपके पास a b और c की जो वैल्यू है, रेशो नहीं इन द सेंस कि a b c की वैल्यू जो है वो आ गई 3 -1 और 1। ठीक है, अब 3 -1 और 1 ये आपके पास आ गई रेशो, यानी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन अब आपकी कंप्लीट हो गई। पास कहाँ से कर रहा था, a b c से -4 से, तो ये x + 4/3 और y - 3/ आपका आएगा -1 और x z -1/ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन और कहाँ से पास करती है, इसमें ऑप्शन देख लो अपने। ऑप्शन देखोगे तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में मैं बता देती हूँ इसका क्या आंसर रहेगा। आंसर में मैच कर लेना। ये आपका जो बी ऑप्शन है, आपको आंसर की मैंने अभी बनाई नहीं है, इसकी आंसर है आपका इसका बी ऑप्शन। ठीक है, जिसकी 3 -1 और 1 डायरेक्शन रेशो हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। सिंपली कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़नी है, जो कंडीशन आपको दी हुई है उसको लिख लो। ठीक है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल चलता है तो क्या रिजल्ट हमने यूज करना है। तो सिर्फ वही करा कि एक लाइन एक गिवन प्लेन के पैरेलल थी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट = 0। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो स्केलर ट्रिपल = 0। दोनों कंडीशन को मैच करा, ABC की वैल्यू आ गई, ABC की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन रेशियो आ गई, एंड दैट इज द आंसर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेनिंग दिस टू लाइन इज व्हाट। ठीक है, यानी आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ढूंढनी है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है जिसके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इस प्लेन के ऊपर, यानी जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, इसके साथ 2 कंडीशन जोड़ी हैं, इसके साथ 2 कंडीशन जोड़ दी। पहली क्या कि एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो जोन सी स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है उसकी इक्वेशन दे दी x/2 y/3 और z/4। और दूसरी क्या कंडीशन देता है कि परपेंडिकुलर है एक प्लेन के ऊपर, परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर है। और ये जो गिवन प्लेन है इसकी इक्वेशन नहीं दी, सिंपल ये कहा है कि ये अगेन दो लाइंस को कंटेन करता है। ठीक है, सिंपल ये बताया हुआ है। कौन कौन सी लाइन है, x/3 = y/4 = z/2 और x/4 = y/2 = z/3। अब आपने करना क्या है, दोनों कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। हर क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको। कुछ फाइंड आउट करना है विद गिवन कंडीशन, कुछ फाइंड आउट करना है विद गिवन कंडीशन, सेम चीज़ मिलेगी। कंडीशंस अलग होंगी, जो फाइंड आउट करना होगा वो चीज़ अलग होगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले कंडीशन लिख ली। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई लाइन को कंटेन कर रहा है तो प्लेन कैसा दिखता होगा, जो दूसरी कंडीशन है वो कैसी होगी, इनसे क्या रिजल्ट निकालेंगे। तो सिंपली एक रफ स्केच बना लिया, एक प्लेन ले लिया जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। ये रिक्वायर्ड प्लेन है, ये क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, और रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो किसको कंटेन करता है, लाइन को। कौन सी लाइन, x/2 y/3 और ये z/4। ठीक है, ये प्लेन है जिसके अंदर ये कोई लाइन है, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर में कोई एक और प्लेन चल रहा है। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी कोई प्लेन है और ये भी प्लेन। अब समझो बात ध्यान से, एक प्लेन और जब दूसरा प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही है मेरी बात। ये है आपका गिवन प्लेन, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन पे ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, और ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है
और ये है आपका गिवन प्लेन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लेन गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कंडीशन होती है। रिक्वायर्ड प्लेन में एक लाइन लाई कर रही है, कंटेन कर रहा है, दिया हुआ है, तो जो नॉर्मल वेक्टर प्लेन के ऊपर होगा वही नॉर्मल वेक्टर लाइन के ऊपर होगा। तो अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ए बी सी सपोज कर लूँ और लाइन की डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 मुझे नज़र आ रही है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चलेगी, 0 चलेगी। ये पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन से निकला 2a + 3b + 4c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2a + 3b + 4c इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों निकला ये, क्योंकि गिवन प्लेन पे नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है और लाइन जो है वो प्लेन के अंदर लाई करती है, इसीलिए नॉर्मल प्लेन लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है। अब ये जो गिवन प्लेन है इसके अंदर भी दो लाइन चल रही हैं, एक लाइन ये, एक ये। इसकी डायरेक्शन रेशियो मैं लिख देती हूँ 3 4 2 और इसकी डायरेक्शन रेशियो है 4 2 3, ठीक है। अब ये जो लाइन, ये नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, ये वाला, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2। समझ आ रही है बात। नॉर्मल 2 की भी अपनी डायरेक्शन रेशियोज होंगी। नॉर्मल 1 की चलो A1 B1 और C1 कर दो तुम, ताकि कंफ्यूज ना रहे कि नॉर्मल 1 रिक्वायर्ड प्लेन के ऊपर है, प्लेन 1 पे, और गिवन प्लेन कौन है, प्लेन 2। नॉर्मल 2 की मैंने डायरेक्शन रेशियो मान ली A2 B2 और C2, ठीक है। अब भाई वही बात सिंपल इसमें भी यूज होगी। ये नॉर्मल गिवन प्लेन के ऊपर है और इस प्लेन के अंदर दो लाइन है, तो यानी इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा और इस लाइन पर भी, यानी इसके साथ भी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 चलेगी और इसके साथ भी, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज करते हुए दो कंडीशन यहाँ से निकल रही हैं, 3a2 + 4b2 + 2c2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी कंडीशन दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो 4a2 + 2b2 + 3c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आई ये 1 2 3 बात, ठीक है। अब चौथी बात क्या निकल रही है, इस फिगर को देख के ही निकल रहा है सब कुछ। क्या नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 भी तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 की मल्टीप्लिकेशन यानी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट ये भी 0 आएगी, बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो चौथी कंडीशन क्या निकल रही है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशन अब आपके पास आ गई। समझ गए मेरी बात। पहली कंडीशन से ये चीज़ बन गई, ठीक है। दूसरी ये और ये कंडीशन से ये 2 बन गई, और क्योंकि दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो ये प्लेन गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो कंडीशन से हमारी 4th कंडीशन यानी 4th इक्वेशन बन गई। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है A1 B1 C1 निकालने के लिए। निकाल लोगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये वैल्यूज़ आराम से आ जाएंगी। वैल्यूज़ आते ही आपको जिस इक्वेशन की यानी रिक्वायर्ड प्लेन निकालना था जिसकी डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, तो A1 B1 C1 इसमें से चेक कर लेना जो आपकी डायरेक्शन रेशियो आएंगी वो इसमें से किस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हैं, जिसकी नज़र आए वही टिक हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया फंडा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ कैसे आएंगी। यस क्लास, तो देखिए कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सेकंड और थर्ड ये जो थी, ये इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। जब आपके पास 3 वेरिएबल हों और 2 इक्वेशन हो तो हम जैसे सॉल्व करते थे सेम वही प्रोसेस है इसमें अभी भी। A2 - B2 और C2, ठीक है। A2 में क्या करेंगे, A2 को छुपाया, 4 3 = 12 -2 2 = 4, तो 12 - 4 माइनस टाइम्स ले लिया, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 3 3 = 9 -4 2 = 8, और C2 है तो ये छुपा लिया, 3 2 = 6 -4 4 = 16। क्लियर है। तो यहाँ पे ये A2 की वैल्यू आ जाएगी 12 - 4 8, B2 की वैल्यू 9 - 8 1 आएगा, लेकिन ऊपर वाला माइनस मैंने नीचे उतार दिया और ये बन गया -10।
तो A2 B2 और C2 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। 8A1 माइनस B1 माइनस 10C1 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, A2 B2 C2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो A1 B1 C1 में अगेन इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन A1 B1 C1 में ये है और एक इक्वेशन A1 B1 C1 में ये आ गई। अब इन दोनों को फिर से कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करेंगे सेम जैसे ये प्रोसेस किया ना ऐसे, तो यहाँ से देख लो 2A1 प्लस 3B1 प्लस 4C1 दैट इक्वल टू 0, 8A1 माइनस B1 माइनस 10C1 दैट इक्वल टू 0। इसमें ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेन फंडा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, गिवन कंडीशंस कौन कौन सी हैं, दोनों को मर्ज कर दो, वहाँ से इक्वेशंस बनाओ, ABC निकालो और आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही A1 B1 C1, मेन हमारा जो पर्पस था वो ये फाइंड आउट करने का था, रिक्वायर्ड प्लेन की डायरेक्शन रेशो। तो इसके लिए अब फिर वही प्रोसेस B1 C1, ठीक है, माइनस का ले लो, इसको छुपाया, 3 को माइनस 10 से करा माइनस 30, माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से करा तो 4, फिर B1 माइनस 20 32, फिर आपका आ जाएगा C1 का माइनस 2 24। तो ये आ गया A1 माइनस 26 माइनस B1 माइनस 52 C1 माइनस 26। पहले तो माइनस है, माइनस कट कर दो, फिर ये आ गया माइनस 26 52 एंड माइनस 26। इनको कट करोगे माइनस 26 से कट कर दो 1 माइनस 2 और 1, तो 1 माइनस 2 और 1 जिस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो है वही आपका आंसर है। तो देख लो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होने चाहिए 1 माइनस 2 और 1, तो 1 माइनस 2 और 1, यानी ऑप्शन बी आपका जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन गिवन है और 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा मतलब रिजल्ट होगा अप्लाई वो आपको बताना था। तो करना क्या है भाई, 2 लाइन की इक्वेशंस, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो सिंपल वही फंडा यूज करेंगे, बट डायरेक्शन रेशियो मिले तो सही पहले। तो जैसे ये इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट, तो यहाँ पे आपने x को y के टर्म्स में देखा और z x y इक्वल में रख दो, क्योंकि आपने y और y देखा है कि दोनों में कॉमन है, तो जस्ट y की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ से y आएगा x माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से भी z माइनस डी अपॉन में यहाँ से y आ जाएगा दैट इक्वल टू सी। तो जब y y आ रहा है तो इसका मतलब x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन वी 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। तो पहली इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन की डायरेक्शन रेशियो है ए 1 और सी, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स +1 है। सेम आपने दूसरी लाइन के साथ करना है, यहाँ से x माइनस बी डैश अपॉन में ए डैश, यहाँ से कौन निकल रहा है भाई z, यहाँ से भी z ही निकलेगा, y माइनस डी डैश अपॉन में सी डैश दैट इज इक्वल टू z, ये निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे a के नीचे कौन है डायरेक्ट लिख दूँ मैं, a डैश, y वाली के नीचे कौन है c डैश, और z के नीचे कौन है भाई 1। तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 गई, क्योंकि सिंस जो आपकी लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर a इंटू में a डैश प्लस c 1 इंटू में c डैश प्लस c इंटू में 1 दैट इक्वल टू 0। तो a डैश प्लस c डैश प्लस c दैट इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? तो 4 कंडीशन थी, उनमें से एक कंडीशन ये होगी, दैट इज द ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करता है और इन 2 लाइंस के क्या है पैरेलल। याद करो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर पासिंग पॉइंट गिवन हो एंड पैरेलल टू द लाइंस, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, यहाँ पे x माइनस पासिंग पॉइंट 4, y माइनस माइनस +1, z माइनस 2 अपॉन में क्या आता था डायरेक्शन रेशियोज, जिस लाइन के मतलब वो पैरेलल है, 3 माइनस 1 2 1 2 और 3 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उसके बाद एक्स वाई जेड में जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज द रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 4 पॉइंट में से किस में से पास करती है। तो पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो, चारों ऑप्शन में से जो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो एक बार। हाँ जी, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मान लो बच्चा भूल जाए कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा फॉर्मूला होता था और वो सिंपल अपना लॉजिक यूज करना चाहता है, तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकता है। क्या मेथड है कि भाई प्लेन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है और जो प्लेन है वो इन दो लाइंस के क्या है, पैरेलल में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कंडीशन आपको बताई थी कि जब भी लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चलेगी, 0, है ना। समझाया हुआ है ये मैंने कि दोबारा समझ लो इसको। जब भी एक लाइन पैरेलल होगी प्लेन के तो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट, समझ गए, एडिशन के साथ, दैट इक्वल टू 0, सम लाइक दैट। कैसे, ये प्लेन है, कोई लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन है जो कि प्लेन के पैरेलल है, तो जो प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर होगा ये किसका नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो लाइन के पास भी क्या होगा, नॉर्मल। प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, वही डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की भी होती है। और लाइन की डायरेक्शन ले लो तुम अल्फा बीटा गामा, तो रिजल्ट होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हो। ठीक है, अब मेन इसमें क्या है कि इस कंडीशन का हम यहाँ कैसे यूज़ करें, क्योंकि यहाँ तो दो लाइंस पैरेलल हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोनों लाइंस के साथ कंडीशन सेम यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कंडीशन आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये तब के लिए बता रही हूँ, ये सेकेंड केस जब आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, और जो कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब समझो ध्यान से, प्लेन की इक्वेशन चाहिए मुझे, प्लेन की क्या चाहिए, इक्वेशन। तो मुझे उसके लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड है, एक तो मुझे उसका पासिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट, और दूसरा मुझे उसकी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, फिर फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 दैट इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 ये आपका पासिंग पॉइंट है, a b c जो है वो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन है। अब मान लो a b c डायरेक्शन रेशियो है और इस पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 -1 और 2 है, तो यहाँ रिजल्ट होगा 3a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, और नीचे रिजल्ट आएगा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। बात समझ आ गई ना। मैंने क्या करा, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो मान ली ए बी सी। अब प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करवा दी। इस लाइन के भी पैरेलल है तो इसके साथ भी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करवा दी। दो आपके पास आ जाएं ए बी सी में, तो a अपॉन इक्वल टू माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन। इसको सॉल्व कर दो। a है -1 को 3 से करेंगे -3, 2 को 2 से करेंगे -4, फिर b को छुपाया 3 3 ज़ा 9 माइनस, फिर ये आपका 2, c आपका लिया 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 1। कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, -7 माइनस b 7, c आपका 7, ये माइनस आपका नीचे आ जाएगा, -7 7, तो ये हो गया -1 1, या मैं इसको दोबारा लिखूं तो 1 1 और -1, ठीक है, 1 1 -1। अब ये देखो 1 1 -1 सेम यही आ रही है ना डायरेक्शन रेशियोज, 1 1 -1, क्लियर है। तो 1 1 -1 लेके फॉर्मूले में पुट कर देना, सेम यही प्लेन की इक्वेशन आपके पास आंसर में आ जाएगी। सो गाइज इस तरह से ही आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक, प्रैक्टिस करते रहिए और फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से देख के समझ के एक ही क्वेश्चन में, अगर मान लो कहीं एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो और आपके माइंड में आ जाए भी यहाँ मैं कोई दूसरी कंडीशन भी यूज़ कर सकता हूँ या दूसरा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो हर तरह के लॉजिक से उसको ट्राई कीजिए। ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।